गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे बीकॉम तृतीय वर्ष का पेपर फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय विपणन, इंटरनेशनल मार्केटिंग। जैसा कि विषय से ही अवबोध होता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग जो विश्व स्तर पे देश के बाहर जो मार्केटिंग की जाती है, विपणन किया जाता है, उससे संबंधित हैं। इसको हम सामान्य अर्थ में कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपन्न की जाने वाली विपणन क्रियाओं को अंतर्राष्ट्रीय विपणन कहा जाता है। ऐसा विपणन देश की सीमाओं के बाहर किया जाता है, जिसमें सामाजिक एवं तकनीकी तत्व महत्वपूर्ण हैं। तकनीकी लक्षण यह बतलाता है कि विपणन के भौतिक तत्वों से संबंधित नियम, सिद्धांत या व्यूह रचनाएं सार्वभौमिक हैं, यानी वो सभी देशों में मान्य हैं और सर्वत्र समान रूप से प्रयुक्त की जा सकती हैं। किंतु विपणन प्रक्रिया का सामाजिक लक्षण का प्रत्येक राष्ट्र में भिन्न भिन्न होता है। उनके जो कैरेक्टर होते हैं वो विभिन्न देशों में अलग अलग हो सकते हैं। इसी प्रकार जो प्रबंधक इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को उपयोग लेता है, जो विपणन टेक्नोलॉजी अपनाने को बाध्य करता है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी भाषा होती है, प्रत्येक राष्ट्र की अपनी संस्कृति होती है, परंपराएं होती है, कानून होती हैं, सभ्यताएं होती हैं, जो एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से अलग या पृथक करती हैं। ये विभिन्नताएं ही अंतर्राष्ट्रीय विपणन हेतु पृथक प्रबंध एवं संगठन की आवश्यकता को सर्जित करती हैं। वैश्वीकरण, आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण, इंटरनेट, वैश्विक मंदी, ई मार्केटिंग, आउटसोर्सिंग तथा बेंचमार्किंग ने अंतर्राष्ट्रीय विपणन के महत्व एवं भूमिका को ज़्यादा व्यापक बना दिया है। जैसा कि आप उदारीकरण, लिबरलाइजेशन शब्द सुन रहे हैं आज की तारीख में, निजीकरण शब्द सुन रहे हैं, इंटरनेट सुन रहे हैं, वैश्विक मंदी जो होती है, विश्व में एक साथ मंदी आती है, एक साथ मंदी हटती है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग को अपन ई मार्केटिंग की संज्ञा में लेते हैं, ई मार्केटिंग करते हैं, आउटसोर्सिंग, ये सभी जो शब्द हैं ये प्रत्येक राष्ट्र के लिए विदेशों में प्रवेश करने तथा वस्तुओं एवं सेवाओं बेचने का सहज मार्ग बनाते हैं, प्रस्तुत करते हैं। इस आधार पर हम अंतर्राष्ट्रीय विपणन की परिभाषाओं को साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन विश्व में विभिन्न देशों के मध्य व्यापार प्रवृत्ति, आयात एवं निर्यात प्रवृत्तियों से संबंधित हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित हैं। इसमें विभिन्न देशों की व्यापार नीतियों एवं व्यापार व्यवहारों पर विचार भी सम्मिलित हैं, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय विपणन में क्रेता विक्रेता संबंधों को निर्धारित भी करते हैं और नियंत्रित भी करते हैं, अर्थात कंट्रोल करते हैं। टेपेस्ट्रा वन एक प्रबंध शास्त्री हुए हैं, उन्होंने परिभाषित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन को राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर किए जाने वाले विपणन की संज्ञा दी है। जो भी राष्ट्र के बाहर जो भी बिजनेस किया जाता है, मार्केटिंग की जाती है, उसको अंतर्राष्ट्रीय विपणन कहा जाता है। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विपणन एक व्यापक शब्द है जिसमें राष्ट्रीय सीमाओं के पार विपणन से संबंधित समस्याओं को कवर करने के साथ ही विभिन्न राष्ट्रीय बाजारों में उत्पन्न विपणन समस्याओं को सम्मिलित किया जाता है। इसमें उस घरेलू फर्म की स्थिति पर विचार किया जाता है जो निर्यात कर रही है, यानी एक्सपोर्ट कर रही है, उसी फर्म पे विचार किया जाता है। जो फर्म देश के अंदर काम करती है उस पर विचार नहीं किया जाता है, जो फर्म बाहर कर रही है एक्सपोर्ट, उस पर विचार किया जाता है। साथ ही उन फर्मों की आवश्यकताओं को पर भी विस्तार से विश्लेषण किया जाता है कि उनकी क्या आवश्यकता है, कच्चा माल की क्या आवश्यकता है, बाहर भेजने की क्या आवश्यकता है, जो भी व्यवस्था है उनको देखा जाता है। जो असेंबल लाइसेंस या विदेशी बाजार में उत्पाद करती हैं,
इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विपणन में निर्यातक से लेकर बहुराष्ट्रीय फर्मों की विपणन समस्याओं को सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट परिभाषा है अपनी अमेरिकन विपणन संघ के अनुसार। अमेरिकन विपणन संघ ने परिभाषित किया है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन विनिमय सर्जित करने हेतु विचारों, वस्तुओं एवं सेवाओं की आवश्यकताओं या अवधारणाओं, कीमत संवर्धन एवं वितरण के नियोजन एवं क्रियान्वयन की बहुराष्ट्रीय प्रक्रिया हैं, जो व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक उद्देश्यों को संतुष्ट करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय विपणन संघ ने विचारों, वस्तुओं, सेवाओं, अवधारणाओं, कीमत संवर्धन और इनके नियोजन संबंधी सभी प्रक्रियाओं को, जो कि व्यक्तिगत हो सकती हैं, संगठनात्मक हो सकती है, लेकिन उद्देश्य को संतुष्ट करती हैं, को अंतर्राष्ट्रीय विपणन की संज्ञा दी है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम इन अंतर्राष्ट्रीय जो विपणन है उनको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन का संबंध राष्ट्रीय सीमाओं के पार किए जाने वाले विपणन से हैं। स्वदेशी विपणन के समान ही अंतर्राष्ट्रीय विपणन की क्रियाएं एवं लक्ष्य होते हैं। दोनों में मूल अंतर विपणन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन है। फिर एक से अधिक बाजारों की विद्यमानता भी है। स्वतः ही विपणन की प्रक्रिया में जटिलता को बढ़ा देते हैं। प्रत्येक राष्ट्र में पृथक भाषा, संस्कृति, कानून, सामाजिक मान्यताएं एवं मूल्य होते हैं। विदेशी व्यापार के नियमन एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्र कानून बनाता है एवं उन्हें लागू करता है। स्वतंत्र व्यापार के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय विपणन में इन सब बाधाओं को ध्यान में रखना होता है, जो कि दृश्य भी हो सकती हैं और अदृश्य भी हो सकती हैं। इतना ही नहीं, विदेशी व्यापार नियमन का भी अंतर्राष्ट्रीय विक्रय एवं परिचालन पर व्यापक प्रभाव होता है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन के संदर्भ में नियंत्रित या नियंत्रण योग्य तथा अनियंत्रण योग्य घटकों की अवधारणाओं से परिचय महत्वपूर्ण है। नियंत्रण योग्य घटकों में कंपनी के प्रबंध को सम्मिलित किया जाता है एवं एक कंपनी अपने विपणन मिश्रण के तत्वों, मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स की संरचना एवं नियंत्रण में समर्थ होती हैं, जिनमें उत्पाद, कीमत, स्थान तथा संवर्धन सम्मिलित हैं। लेकिन वह समग्र वातावरण जिसमें फर्म अपने क्रियाकलापों का निष्पादन करती हैं, नियंत्रण के परे होते हैं। इस आधार पर हम इसकी प्रकृति का अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विपणन की प्रकृति में हम उसकी सीमा एवं प्रकृति कुछ सीमा एवं स्वदेशी विपणन से मिलती हैं। इसके संदर्भ में मौलिकताएं विभिन्नता लिए होते हैं। इनके प्रकृति के बिंदु निम्नलिखित हैं। अंतर्राष्ट्रीय विपणन की प्रकृति में फर्स्ट पॉइंट है बहुराष्ट्रीय विपणन प्रबंध, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विपणन बहुराष्ट्रीय विपणन प्रबंध परियोजनाओं का योग है। इसमें एक फर्म विभिन्न राष्ट्रीय विपणन कार्यक्रमों को प्रभावी बहुराष्ट्रीय कार्यक्रम में एकीकृत एवं समन्वित किया जाता है, जो कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। सेकंड अपनी इसकी अंतर्राष्ट्रीय विपणन की प्रकृति है नियंत्रणीय एवं अनियंत्रणीय घटक। स्वदेशी विपणन में आंतरिक घटकों का प्रबंध करते हुए फर्म के वातावरण में विद्यमान अनियंत्रित घटकों को प्रत्युत्तर देने का प्रयास किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में भी लगभग ऐसा ही होता है, लेकिन अनियंत्रित योग्य तथा अनियंत्रित योग्य घटक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से पृथक एवं विशिष्ट होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय विपणन में व्यापक जटिलताएं उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट हैं विशिष्ट चातुर्य। स्वदेशी विपणन के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय विपणन हेतु
प्रबंधक में विशिष्ट चातुर्य वांछित है, यानी चाहिए आपको। इसमें प्रबंधक को राष्ट्र विशेष की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के मद्देनज़र विपणन क्रियाओं के निष्पादन हेतु व्यापक चातुर्य की आवश्यकता होती है। किसी भी देश में, जिस देश में वो एक्सपोर्ट कर रहा है, वहाँ की राष्ट्र की आवश्यकता क्या है, वहाँ की परिस्थितियाँ क्या है, इसकी प्रबंधक को जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट है अवधारणा, कंसेप्ट। अंतर्राष्ट्रीय विपणन की अवधारणा को हम 3 बिंदुओं में बांट सकते हैं। फर्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विपणन, इंटरनेशनल मार्केटिंग, अर्थात राष्ट्रीय सीमाओं से पार विपणन, देश की सीमाओं के बाहर जो विपणन किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन। सेकंड है विदेशी विपणन, अर्थात फॉरेन मार्केटिंग, विदेशी राष्ट्रों में विपणन। थर्ड है बहुराष्ट्रीय विपणन, मल्टीनेशनल मार्केटिंग, अर्थात विविध राष्ट्रों के बाजारों में विपणन में समन्वय। जो भी आपस में जिन देशों में हम विपणन का कार्य करते हैं, उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपकी प्रकृति है, 5 नंबर बिंदु, वो है संरक्षणवादी प्रकृति, प्रोटेक्शन, है ना। तो इसमें है अंतर्राष्ट्रीय विपणन की प्रकृति काफ़ी सीमा तक संरक्षणवादी होती हैं। प्राय प्रत्येक देश अपने निर्यात को बढ़ाना चाहता है तथा आयातों को कम करना चाहता है। अतः इसी लक्ष्य के मद्देनज़र विपणन प्रयासों का नियोजन एवं क्रियान्वयन किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक देश की सरकार अपने घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने का भी हर संभव प्रयास करती हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति को संरक्षणवादी कहा जाता है। कोई भी देश अपने व्यापार का घाटा नहीं देखना चाहता, नुकसान नहीं देखना चाहता, इसलिए वो उसको संरक्षण देता है। विभिन्न जो नीतियों के तहत उनमें टैक्स लगाता है इंपोर्ट आउटपोर्ट पे। इसकी वजह से उसके जो देश के अंदर जो व्यापार और व्यवसाय किया जाता है, उन उद्योगों को फलने फूलने का मौका मिलता है और संरक्षण मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है 6th, सघन प्रतियोगिता। अंतर्राष्ट्रीय विपणन सघन प्रतियोगी प्रकृति का होता है। इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय प्रतियोगिता का सामना करना होता है। प्रथम अपने देश के नियतकों से, द्वितीय अपने अन्य देशों के, और तीसरा आयातक देश के उत्पादकों से। सबसे पहले वो जो अपने देश के जो निर्यातक हैं, जो उसी देश के निर्यातक हैं जो अन्य देशों में निर्यात करते हैं, उनसे कंपटीशन होता है। द्वितीय अन्य देश जो दूसरे देश हैं जो वो उसी वस्तु का निर्यात करते हैं, उनसे भी उनको कंपटीशन मिलता है। और तृतीय आयातक देश के उत्पादकों से, जिस देश में निर्यात किया जा रहा है और जो आयात यहाँ से हमारे देश से कर रहा है, उनके जो उत्पादक हैं, उनकी जो प्रोडक्ट हैं, उनकी कीमत क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, क्या वो प्रभावित करती हैं। तो ये सब के साथ उनकी फुली कंपटीशन होता है। नेक्स्ट बिंदु है साख अभिमुखी, क्रेडिट ओरिएंटेड। अंतर्राष्ट्रीय विपणन साख अभिमुखी होता है। इसमें विकसित देशों का बड़ा भाग है। विकासशील देश मुख्यतः क्रय शक्ति नहीं रखते हैं, अतः ये देश उन्हीं देशों में से माल क्रय को वरीयता देते हैं जो भुगतान की अवधि को लंबा रखते हैं एवं ब्याज दर न्यूनतम रखते हैं। अर्थात दूसरे देश में जो माल मंगवाता है, इंपोर्ट करता है, वो देसी भाषा में उधार माल मंगवाता है और वो चाहता है कि उसका भुगतान काफ़ी समय बाद, लंबी अवधि के बाद में हो और उसका ब्याज दर भी न्यूनतम हो। उसको कहते हैं हम साख अभिमुखी, यानी उधार माल देना। नेक्स्ट है अपना व्यापक जोखिम, कंप्रहेंसिव रिस्क। व्यापक जोखिम में जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन कई प्रकार की जोखिमों से घिरा होता है।
इसके अंतर्गत अनुबंध करने एवं इसके निष्पादन में काफ़ी समय लगता है, बहुत टाइम लगता है। माल को बना कर विदेशों में एक्सपोर्ट करने के बीच में उसी दौरान आयातक एवं निर्यातक देशों में राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, वैधानिक परिवर्तन एवं अंतर्राष्ट्रीय विपणन का व्यापक रूप से प्रभावित करता है। वहाँ की सतहें चेंज हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं राजनीतिक परिवर्तन। वहाँ मंदी आ जाती है, तेजी आ जाती है, उसको कहते हैं आर्थिक परिवर्तन। और वैधानिक परिवर्तन, वहाँ के देश की सरकार द्वारा किसी प्रकार का कानून बना दिया जाता है जिनमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर शिथिलता भी दी जा सकती है और उन पर बाध्यता लगा सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो अपना बिंदु है 9 नंबर, वो है प्रभावपूर्ण प्रकृति। अंतर्राष्ट्रीय विपणन प्रभावपूर्ण प्रकृति का होता है। विश्व के कुल व्यापार के लगभग 75% भाग पर विकसित देशों का प्रभुत्व है। बड़े जो देश हैं, जो व्यापारिक देश है, पूंजीवादी देश हैं, वो विश्व के लगभग 75% भाग पर अपना व्यापार को फैला रखा है, उनका प्रभुत्व है। विकसित देश अपनी तकनीकी एवं गुणवत्ता संबंधी श्रेष्ठता के कारण बेहतर उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करने में समर्थ होते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी विकसित होती हैं, उनके प्रोडक्ट जो हैं वो गुणवत्ता में भी अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं, और सेवा भी विभिन्न देशों में देने के लिए उनके पास में संसाधन होते हैं, इसलिए वो बेहतर होते हैं। ये राष्ट्र शोध एवं विकास, विज्ञापन, प्रचार आदि पर व्यापक धनराशि खर्च करते हैं। अपने प्रोडक्ट में विभिन्न समय अवधियों में विज्ञापन प्रक्रिया, प्रचार प्रक्रिया और उसकी क्वालिटी में भी परिवर्तन करते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में व्यापार में लगभग 200 वस्तुओं का हिस्सा 95% के करीब है। भारत की इस संबंध में तुलना करना उपयुक्त होगा। लगभग 60 वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारा हिस्सा शून्य या नंगे हैं। ऐसे प्रोडक्ट हैं 200 में से 60 जिनमें वो प्रोडक्ट हम निर्माण ही नहीं करते हैं। लगभग 65 वस्तुओं में हमारा जो हिस्सा 0.60% हैं वो नंगे हैं एक तरह से। लगभग 115 वस्तुओं में भारत की हिस्सेदारी 0.40% हैं। जब भारत जैसे विशाल देश की यह हालत है तो अन्य विकासशील एवं कम विकसित देशों की तो चर्चा करनी बेमानी है। वो सिर्फ इंपोर्ट पर ही अपना व्यापार और वहाँ का संचालन करते रहते हैं। नेक्स्ट बिंदु है राजनीतिक प्रकृति। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक संबंधों की भी अहम भूमिका होती है। प्राय विकसित देश उन विकासशील देशों को अपने यहाँ निर्यात हेतु प्रोत्साहन देते हैं जो उनके राजनीतिक एवं सामरिक हितों की पूर्ति के लिए उपकरण बनने हेतु तैयार होते हैं। कई देश के बिजनेसमैन अपने देश की सरकार का सपोर्ट चाहते हैं, जिसको कहते हैं राजनीतिक प्रकृति। उन मुद्दों को सपोर्ट देते हैं, तन मन धन सबसे उनको सरकार को सपोर्ट देते हैं, तो उनकी पॉलिसी भी उनकी जैसी बनी जाती है उनके विकास को देखते हुए, तो इसको कहते हैं राजनीतिक प्रकृति। नेक्स्ट बिंदु है एकीकरण प्रकृति। अंतर्राष्ट्रीय विपणन ग्लोबल एकीकरण को प्रोत्साहन करता है। उदाहरण के लिए बोइंग कॉरपोरेशन अमेरिका का है, किंतु इसके द्वारा बनाए जाने वाले हवाई जहाज़ों के विभिन्न भागों का निर्माण विश्व के 29 देशों में किया जाता है। इससे इसकी एकीकरण प्रकृति सिद्ध होती है। विभिन्न, जैसे इस बोइंग कंपनी का एग्जाम्पल दिया गया है। बोइंग कंपनी है तो अमेरिका की, लेकिन इसमें जो पार्ट्स आते हैं वो पार्ट्स केवल अमेरिका में नहीं बनाए जाते हैं, वो विश्व के लगभग 29 देशों में बनाए जाते हैं। अब उन 29 देशों से बनकर आने वाले प्रोडक्टों के आधार पे बोइंग कॉरपोरेशन हवाई जहाज़ का निर्माण करती है। तो इसकी वजह से ये बिज़नेस जो हो गया वो एकीकरण प्रकृति का हो गया। सारे देश मिलके एक हवाई जहाज़ का निर्माण करते हैं। तो ये हमारी विशेषताएं थी अंतर्राष्ट्रीय विपणन की। अब हम अंतर्राष्ट्रीय विपणन के क्षेत्र को समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विपणन का स्कोप क्या है,
जैसा कि आपको बताया मैंने, अंतर्राष्ट्रीय विपणन का क्षेत्र सार रूप में निर्यात विपणन ही है, अर्थात एक्सपोर्ट मार्केटिंग ही है। निर्यातक कंपनी विभिन्न प्रकार से निर्यात विपणन में सहयोग करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में संलग्न विपणन कंपनियां मुख्यतः 3 प्रकार का व्यवसाय करती हैं: आयात व्यापार, पुनर्निर्यात व्यापार एवं निर्यात व्यापार। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विपणन के क्षेत्र को हम 3 शीर्षकों में बांट सकते हैं। पहला है आयात व्यापार अर्थात इंपोर्ट ट्रेड। आयात व्यापार में संलग्न अंतर्राष्ट्रीय विपणन कंपनियां दूसरे देशों से माल अथवा वस्तुओं का निर्यात करके उन्हें अपने देश में विक्रय करती हैं। ऐसा देश में उस वस्तु का माल की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने अथवा दूसरों देशों में उनकी तुलनात्मक लागत कम होने पर किया जाता है। आयात व्यापार में हमारे देश में कोई प्रोडक्ट बनता है लेकिन उसकी लागत ज़्यादा आ रही है या यहाँ पे मांग की तुलना में पूर्ति कम है, तो हम दूसरे देशों से जो माल मंगवाते हैं उसको इंपोर्ट ट्रेड अर्थात आयात व्यापार कहते हैं। नेक्स्ट है पुनर्निर्यात व्यापार, री एक्सपोर्ट ट्रेड। इसमें पुनर्निर्यात व्यापार में विपणन कंपनियां दूसरे देशों से कच्चे माल अथवा अर्धनिर्मित माल का निर्यात करके उसे निर्मित माल में परिवर्तित करती हैं। इसके पश्चात निर्यात माल में अथवा वस्तुओं या अन्य देशों को निर्यात करती हैं। हम इसमें जापान का उदाहरण लेते हैं। जैसा कि जापान खनिज पदार्थों की दृष्टि से संपन्न नहीं है। जापान अनेक खनिज संसाधनों का आयात करता है, पहले इंपोर्ट करता है, मंगवाता बाहर देशों से कच्चा माल, और विपणन फर्म अर्थात विभिन्न कच्चा माल आयात करती हैं एवं उसमें निर्मित विभिन्न उत्पादों एवं वस्तुओं को विश्व के अनेक देशों में निर्यात करती है। कच्चा माल मंगवाता है अपने देश में, उसको पक्के माल में निर्मित करता है और दूसरे देशों को निर्यात करता है, अर्थात पुनर्निर्यात व्यापार, री एक्सपोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है अपना निर्यात व्यापार, एक्सपोर्ट ट्रेड। निर्यात व्यापार के अंतर्गत विपणन कंपनियां दूसरे देशों से माल वस्तुओं तथा सेवाओं का विक्रय करती हैं। माल का विक्रय भी हो सकता है और वस्तुओं अथवा सेवाओं का भी हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में निर्यात व्यापार का महत्वपूर्ण विस्तार है। मोटे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय विपणन कंपनियां विदेशों में निम्नलिखित विधियों से परिचालन करती हैं। अब जो टेक्निक को काम में लेती हैं निर्यात व्यापार किस प्रकार के ऐसे वो करती हैं, उनको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है विदेश में शाखा की स्थापना। वो अपनी ब्रांच जो है वो किसी अन्य देश में लगाकर स्थापना करके इस्टेब्लिश करके अपना बिजनेस करती हैं। इसके अंतर्गत एक निर्यातक विदेश में अपनी शाखा खोल सकता है। यह शाखा निर्यात बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादों का संयोजन एवं पैकिंग कर सकती है। कभी कभी पूरा उत्पाद ही विदेशों में स्थापित शाखा बना सकती हैं। उत्पाद को निर्यात बाजार के स्थान पर ही संपन्न करने हेतु भारी पूंजी विनियोजन की आवश्यकता होती है। विदेश में शाखा की स्थापना पर निर्यात बाजार की आवश्यकता के अनुरूप योग्य व चतुर विक्रयकर्ताओं की आवश्यकता होती है। जो देश है वो विदेश में अपनी शाखा खोल के वहाँ पैकिंग का काम कर सकती है। जो भी प्रोडक्ट वहाँ बनता है उनकी लेबलिंग करके भी अपने प्रोडक्ट को बता सकती है कि ये प्रोडक्ट का निर्माण यहाँ हुआ है। इसी प्रकार वो वहाँ पे अपनी आवश्यकता अनुसार अधिक पूंजी विनियोजन करके वहीं पे आवश्यकता अनुसार अपनी शाखा की स्थापना करके निर्यात बाजार की आवश्यकता के अनुरूप पूर्ति कर सकती हैं। नेक्स्ट बिंदु हैं वह हैं संयुक्त साहस एवं सहयोग, जॉइंट वेंचर एंड कोलैबोरेशन।
इसमें अंतर्राष्ट्रीय विपणन में के क्षेत्र में संयुक्त साहस एवं सहयोग का भी प्रभावी उपयोग हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं टाटा, AIG, बजाज एलायंस, स्वराज मजादा, बजाज कवासकी, हीरो होंडा, TCM टोयोटा। इसके अंतर्गत निर्यातक कंपनी किसी अन्य कंपनी के साथ मिलकर कार्य करती हैं। ऐसा कार्य अधिक व्यय क्षमता के बाहर होने पर किया जाता है ताकि उपलब्ध विपणन अवसरों का अनुकूलतम विदोहन किया जा सके। ऐसी व्यवस्था को अपनाकर कंपनी घरेलू विपणन एवं अंतर्राष्ट्रीय विपणन दोनों को प्रभावी रूप से निष्पादन कर सकती हैं। जॉइंट वेंचर के अंतर्गत देशी कंपनी विदेशी कंपनी के साथ टाई अप करती है, संधि करती है, सहयोग से किसी प्रोडक्ट को निर्माण करती है। जैसे मोटरसाइकिल हीरो होंडा कंपनी का एग्जाम्पल हुआ, वो कंपनी भारत की हीरो और विदेश की होंडा कंपनी मिलके भारत में किसी व्हीकल का निर्माण करती है, तो उस प्रोडक्ट को हीरो होंडा कहते हैं। और वो घरेलू कंपनी घरेलू उत्पादन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विपणन का कार्य प्रोडक्ट का यहीं पर निर्माण करके अंतर्राष्ट्रीय विपणन की समस्या को सॉल्व करती हैं। नेक्स्ट बिंदु है अनुज्ञा पत्र व्यवस्थाएं, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट। इस प्रकार की व्यवस्था भी अंतरिक्ष विपणन के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित हैं। ये एक अनूठी प्रकार की व्यवस्था है। इसमें निर्यातक कंपनी अन्य देश की फर्म को अनुज्ञा पत्र में वर्णित शर्तों के आधार पर विक्रय करने का अधिकार देती हैं, लाइसेंस देती है हमारे देश में बिजनेस करने का, उसके अनुज्ञा पत्र कहते हैं। इसमें विदेशी फर्म को समान उत्पाद, किस्म एवं ब्रांड का उपयोग करना होता है। इसमें विदेशी फर्म को निर्यातक कंपनी के नाम, ख्याति व प्रतिष्ठा का लाभ मिल जाता है। निर्यातक कंपनी विदेशी कंपनी से विक्रय की कुल राशि का निश्चित प्रतिशत प्रतिफल के रूप में प्राप्त करती हैं। कई कंपनियां विदेशों में जो प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं वो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट का नाम देके अनुमति दे देती है कि मेरे नाम की कंपनी जो प्रोडक्ट निकालती है उसका आप निर्माण कर सकते हैं और उसमें जो भी नियम कायदे हैं वो हमारे कंपनी के लागू होंगे और आप उस वस्तु को बेचेंगे तो इतना प्रतिशत प्रतिफल जो प्राप्त होगा वो हमें देना पड़ेगा। इस प्रकार का एग्रीमेंट कर देती है। नेक्स्ट जो बिंदु हैं वो हैं परामर्श सेवाएं, कंसल्टेंसी सर्विसेज। अंतर्राष्ट्रीय विपणन के क्षेत्र में परामर्श सेवाएं भी आ जाती हैं। जैसा कि विकसित देश विकासशील देशों को अपने यहाँ आधारभूत उद्योगों की स्थापना के लिए परामर्श सेवाओं का निर्यात करते हैं। इसके लिए निर्यातक कंपनी अपने परामर्शदाता भेज देती हैं जो निर्माण स्थल पर अपना मार्गदर्शन देते हैं। किसी भी बिजनेस में किसी प्रकार की दिक्कत आती हैं तो विकसित एवं विकासशील देश आधारभूत जो उद्योगों की स्थापना करते हैं, तो विकसित देशों से जो विकासशील देश हैं वो किसी प्रकार की कंसल्टेंसी सर्विसेज अर्थात परामर्श सेवाएं ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विपणन का जो अपना लास्ट बिंदु है वो है तकनीकी अथवा प्रबंधकीय जानकारी, टेक्निकल एंड मैनेजरियल नाउ हाउ। अंतर्राष्ट्रीय विपणन के क्षेत्र में तकनीकी एवं प्रबंधकीय जानकारी भी सम्मिलित हो गई हैं। निर्यातक देश अपने तकनीकी विशेषज्ञ एवं प्रबंधकों को इसके आयातक देशों में भेजकर वहाँ के व्यक्तियों को तकनीकी एवं प्रबंधकीय चातुर्यों का ज्ञान कराते हैं। अर्थात कोई भी देश में बिजनेस करने से पहले घरेलू जो फर्म होती है विदेश में अपने किसी एक्सपर्ट प्रबंधक को भेजकर आयातक देश में जो आयात करवाना चाह रहा है वहाँ पे जाके अपनी कंपनी के
के प्रोडक्ट की मांग क्या है और मांग के आधार पे बाज़ार की व्यवस्था क्या है, उसको देखकर आके फिर बिज़नेस शुरू करें, जिसको हम कह सकते हैं तकनीकी प्रबंधकीय जानकारी। वो जानकारी लेके आएगा कि वहाँ पे हमारा बिज़नेस नुकसान तो नहीं उठाएगा, प्रॉफिट को कितना होगा और मार्केट में डिमांड क्या है, इस प्रकार की व्यवस्थाएं वो करता है। तो आज हमने जो अध्ययन किया वो बीकॉम तृतीय वर्ष पेपर फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय विपणन का अर्थ, इसकी प्रकृति और इसका क्षेत्र। तो इस पेपर में आपको किसी प्रकार की समस्या हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जान सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद क्लास अटेंड करने के लिए।